मैनचेस्टर में भारत के लिए डू और डाई सिचुएशन रहेगा। एक तो हार कर आप आ रहे हैं, आपके ऊपर ऑलरेडी दबाव है, प्रेशर है सीरीज बचाने का, और उसके बाद इतने सारे इंजरी कंसर्न्स। 2011 का दौरा याद आता है। मैं उस दौरे पे था, 4-0 से भारतीय टीम हारी थी। कुछ ऐसा आंकड़ा था कि मतलब जितने खिलाड़ी खेले नहीं उतने इंजर्ड होके कुछ चले गए। तो नीतीश कुमार रेड्डी की इंजरी का ये आया तो उन्होंने कहा चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, इसी बहाने कम से कम एक। बट शार्दुल तो है ना, अभी नीतीश नहीं है तो शार्दुल है। बट मैं कहूँ ये शार्दुल को ये फ़र्क है। क्या मैनेजमेंट भी शार्दुल को आउट एंड आउट बॉलर देख रहा है? हमने देखा पहले टेस्ट मैच में उनको मौका मिला, बट कितने ओवर उनसे डलवाए गए। जिस खिलाड़ी के बारे में कहा था उन्होंने, कुलदीप के लिए भी कहा था हाँ वो विकेट टेकर है, ये भी है वो, ये तो ऐसा लग रहा था 15 खिलाएंगे। 15 तो खिला नहीं सकते। बट मैं उनका नज़रिया भी समझ रहा हूँ। अब वो उस पोजीशन में है कि उनको खुद नहीं पता क्या 11 खेलने वाले। आपको क्या लग रहा है, बुमराह खेल रहे हैं इस बार? अब बुमराह को खेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अब डाउन हो गए ना तो फिर तो सीरीज खत्म, मतलब वैसे ही खत्म है। अगर ये हार गए, प्लस दूसरी बात फिर खतरा हो जाता है 3-2 के बजाय 4-1 हो जाएगा कि मतलब आप पूरी तरह से डाउन हो जाओगे। बट अंशुल कंबोज को आप ले जा रहे हैं, ले जा करके स्ट्रेट अवे आप प्लेइंग 11 में तो नहीं डाल दोगे ना उनको? प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मोहम्मद शमी के बहुत सारे वीडियोस प्रैक्टिस के आ रहे हैं, तो क्यों शमी भाई के पास नहीं जाया गया? मतलब 2 टेस्ट मुकाबले आपके पास बचे हुए हैं, 2 तो खेल ही जाएंगे शमी। एक सवाल है करुण नायर को लेकर। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे से आप पूछे तो मैं 50-50 दो जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं वॉशिंगटन और जडेजा, उसमें से एक चेंज करूंगा और कुलदीप को लेकर आऊंगा। और मैं यहाँ पर वॉशी को रख के जडेजा को बाहर करके कुलदीप को खिला रहा हूँ। और लोग इसको लेकर हैरान होंगे क्योंकि जडेजा बहुत स्टार थे। इंटरेस्टिंगली आखिरी मैच जो खेला है वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था 2019 में। वहाँ स्विंग ने क्या किया था आपको याद है? मैट हेनरी ने नचा दिया था। तो वो उस ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, वहाँ जब ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, हवा में गेंद हिलेगी। भारत को क्या स्पेशल करना होगा मैनचेस्टर जीतने के लिए? हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। ये मौसम बड़ा सुहावना है, बारिश का मौसम है और टेस्ट का सीज़न है। मैं चाहता हूँ बीइंग अ क्रिकेट फैन, और जो हरियाली जिस तरीके से मुझे आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो मुझे लगता है कि ये बारिश का मौसम 12 महीने होना चाहिए। और ये क्रिकेट का सीज़न, टेस्ट क्रिकेट का सीज़न 12 महीने चलना चाहिए सर। नहीं, लेकिन इससे क्रिकेट क्योंकि इंग्लैंड में हो रही तो चलना चाहिए ना। बारिश यहाँ होगी तो आप क्रिकेट के फैन और बारिश के फैन एक साथ हो ही नहीं सकते ना। हाँ। यहाँ क्रिकेट कैसे चलेगी भाई फिर? हाँ, ये बात है। क्रिकेट का तो सबसे बड़ा दुश्मन, हालांकि मुझे भी मेरे फेवरेट सीजन में से एक मानसून सीज़न ही है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मिसाल के तौर पर जैसे लोग गोवा मानसून ऑफ सीज़न होता है, लेकिन मुझे गोवा मानसून में सबसे अच्छा लगता है। सब कुछ बंद होता है, कुछ जगह ही होती है, लेकिन खूबसूरत भी बड़ा लगता है। लेकिन उनकी दुश्मनी नहीं है ना मानसून और गोवा की, लेकिन क्रिकेट और मानसून की तो दुश्मनी है। तो आपको एक चीज़ चुननी होगी तो क्या चुनेंगे आप, मानसून या क्रिकेट? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। फिर तो क्रिकेट ही चुनना बिल्कुल। पड़ेगा, ये देखिए। बट ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ मानसून हो, बाहर क्रिकेट चलता रहे, ये ना तो फिर इंडिया के हम रन कैसे बनाएंगे ढेर सारे, अपने घर पर टीम कैसे खेलेगी, हमारा रिकॉर्ड कैसे बरकरार रहेगा? देंगे इंग्लैंड वाले से पीछे दे रहे हैं वहाँ पे बर्मिंघम, और ख्याल रख रहे हैं हमारा। कह रहे हैं आप होम सिक ना फील कीजिए, तो हम आपको पूरा एकदम मेहमान नवाजी चल रही है। हाँ, वैसा चल रहा है। लेकिन ना वो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, वो कोशिश करें भी ना तो आपको वो पिचेस नहीं दे सकते जैसे पहले मिलती थी। उसके कई कारण हैं, किसी दिन हम उस पर पूरा पॉडकास्ट कर देंगे, 1 घंटा लंबा पॉडकास्ट चल जाएगा उस पर। उस चीज़ पे बात हो सकती है कि क्या कारण है कि जो इंग्लैंड की पिचेस हैं वो अब वैसे ही नहीं बन पा रही जैसे पहले हुआ करती थी। उसमें सर क्लाइमेट का भी थोड़ा रोल, क्लाइमेट एक रीज़न है, बहुत है, मतलब 4-5 बड़े अच्छे फैक्टर है। बट आपने सही कहा, क्लाइमेट भी एक उसमें से कारण है कि इस बार थोड़ी गर्मी पड़ी है, लेकिन वो पहले भी होता था, उससे भी ज़्यादा कई कारण है कि वैसा। मैनचेस्टर में मुकाबला है और इंडिया फिलहाल 2-1 से पीछे है इस सीरीज़ में। होना चाहिए था जैसी भारतीय टीम खेली, होना आगे चाहिए था भारत को, लेकिन कुछ मोमेंट्स हम सीज़ नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमने गंवाए और हम पीछे चल रहे हैं। मैनचेस्टर में भारत के लिए डू और डाई सिचुएशन रहेगा। अगर आप जीतते हैं तो सीरीज़ में कम से कम बने रहेंगे, हारने पर तो सीरीज़ आपके हाथ से फिसल ही जाएगी। ड्रॉ की संभावना तो बहुत कम ही लगती है अगर बारिश का बहुत ज़्यादा खलल ना रहे वहाँ तो। लेकिन उससे पहले बहुत सारी इंजरी कंसर्न्स भी हैं इंडिया के लिए। मैं देख रहा था अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए हैं, आकाशदीप को भी लेकर के कि वो भी इंजर्ड हैं। अंशुल कंबोज को वहाँ से भेजा गया, नीतीश कुमार रेड्डी इनफैक्ट बाहर ही हो गए हैं पूरी सीरीज़ से।
तो इंडिया कैसे, मतलब एक तो हार कर आप आ रहे हैं, आपके ऊपर ऑलरेडी दबाव है, प्रेशर है सीरीज़ बचाने का, और उसके बाद इतने सारे इंजरी कंसर्न्स, तो कैसे इंडिया की टीम मैनचेस्टर के लिए तैयार होगी? नहीं, देखिए इंजरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट है। होता रहेगा, मतलब होती रहेंगी, और कई खिलाड़ी बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने इंग्लैंड में इंजरी सी बात की, मुझे 2011 का दौरा याद आता है। मैं उस दौरे पे था, 4-0 से भारतीय टीम हारी थी, और कुछ ऐसा आंकड़ा था कि मतलब जितने खिलाड़ी खेले नहीं उतने इंजर्ड होके कुछ चले गए थे। मतलब 11-12 कुछ खिलाड़ी थे जो चले गए थे, लाइन तो लग गई पूरी थी इंजरी की, टीम ही बदल गई थी। मतलब जिस टीम ने शुरुआत की थी, अंत आते आते टीम बदल बिल्कुल गई ही पूरी। पूरा जो स्क्वाड था वो पूरी तरह से बदल गया था। तो मैं हमेशा उसी चीज़ को याद करता हूँ। तो उसकी तुलना में जब भी कुछ इंजरीज होती, खिलाड़ी बाहर जाते, तो मुझे लगता है छोड़िए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्रिकेट चलता है। दूसरी बात, दूसरा दौरा मुझे याद आता है इंजरीज़ को लेकर, जब बहुत ज़्यादा चर्चा थी, वो आपका बीजीटी था, ऑस्ट्रेलिया जब आप गए थे 21 में। तो उस दौरान भी इंजरीज़ का बहुत कोई ज़्यादा। असर नहीं पड़ा। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और बल्कि आप सीरीज जीत के ही आए। तो इस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो इंजरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आप स्क्वाड 15-16 का इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि आपको लगता है हर आदमी एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, तो कैसे भी करके आपको टीम बनानी है। इंग्लैंड के साथ भी हुआ है, हालांकि इतना बड़ा झटका नहीं है। बशीर जैसे चोट लग गई, बाहर हैं, वो किसी और को लेकर आए हैं। मैं मतलब किसी का नाम नहीं लूँगा, एक पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे मैसेज कहा। उनका ये कहना है कि जब नीतीश कुमार रेड्डी की इंजरी का ये आया, तो उन्होंने कहा चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, इसी बहाने कम से कम एक प्रॉपर बैटर या बॉलर तो खेलेंगे। मतलब वो उन लोगों में से हैं जो जिनको ये थोड़े बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी पसंद नहीं है, तो वो खुश इस बात को लेकर है कि जिसको भी खिलाएं, चाहे बल्लेबाज को, गेंदबाज को, कम से कम आउट एंड आउट एक आप वो तो खिलाओगे। बट शार्दुल तो है ना, अभी नीतीश नहीं है तो शार्दुल है। बट मैं कहूँ ये शार्दुल को ये फ़र्क है। आई थिंक नीतीश जो है वो ज़्यादा बैटर है, कम बॉलर है, उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की। लेकिन शार्दुल अगर आप देखें, उनकी आप बैटिंग निकाल लें, उनकी आलोचना बैटिंग को लेकर हो, अगर आप उनकी बैटिंग निकाल लें तो वो आउट एंड आउट बॉलर भी हैं। और मतलब कुछ टेस्ट मैचेस उन्होंने जिताए हैं, वो तो अलग बात है गेंदबाजी के साथ। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ गेंदबाज है क्योंकि उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट कई सालों से खेल रहे हैं ना। तो कोई शख्स जिनकी ढेर सारी विकेटें हैं लाल बॉल में, रणजी ट्रॉफी में भी, तो आप उनको मतलब ये नहीं कह सकते ऑलराउंडर कि नहीं कह हाँ, सकते, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी है, उनकी फर्स्ट क्लास में कुछ ऐसा बॉलिंग परफॉर्मेंस लेकर नहीं आप आए ना कि भाई आपका एक आप बड़े ही गेंदबाज थे, आप आ रहे। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा है, जैसे उनकी विकेटें नहीं आ रही, लेकिन आप उनको ये तो कभी नहीं कह सकते कि वो गेंदबाज नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो चाहे यहाँ के गेंद टेस्ट क्रिकेट के भी हो या नहीं, बट उनका करियर ही गेंदबाजी पे रहा है। तो सेम विद शार्दुल, वो रणजी ट्रॉफी टाइटल जीते हैं अपनी टीम के लिए, कई बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और एक शख्स जो लगातार कई बार 5 विकेट, अब मुझे आंकड़े ऐसे याद नहीं, बट ढेर सारे 5 विकेट्स हॉल है जिसके पास लाल बॉल में फर्स्ट क्लास लेवल पे, जिसमें टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट आता है, तो आप उनको मतलब एक बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनकी बैटिंग हिट एंड मिस है, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। बट अगर आप उनको टीम में रख रहे हो, अगर मैं कप्तान हूँ, जैसे मैं उनको टीम में रख रहा हूँ, मैं उनको एज अ गेंदबाज देख ही रहा हूँ, एक आउट एंड आउट गेंदबाज देख रहा हूँ। और इसलिए नहीं देख रहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसलिए देख रहा हूँ कि जिसने पिछले 7-8-9 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के वहां से लाल बॉल में विकेटें निकाल के मैच जिता के यहाँ तक आया, टॉयल किया उन्होंने पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट में, ग्राइंड करके आए हैं। हाँ, तो मतलब अगर कोई, अब जैसे अंशुल खम्बोज आए रिप्लेसमेंट, वो इसीलिए आए ना, आपने तो उनको नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट खेलते, पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी यानी लॉन्ग फॉर्मेट में, हम परेशानी ये होती है जब आप वाइट बॉल से किसी को ले आते, बट वो वाइट बॉल से नहीं आए, लोगों ने उनको सिर्फ सीएसके के लिए खेलते देखा तो सोच रहे आए नहीं, हरियाणा के लिए बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने की है, तो वही कारण है 8-8 विकेट एक उसमें लिया तो है। आप उनको इसलिए लेके आए क्योंकि वो लाल बॉल में करते हैं। सेम शार्दुल के साथ जाता है, उनका अच्छा खासा फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। तो अगर वो, मैं अगर कप्तान हूँ तो मैं उनको एज अ बॉलर तो देख ही रहा हूँ, एक फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन है और पार्ट टाइम नहीं है, आउट एंड आउट बॉलर है जो मुझे विकेटें निकालेंगे, तो मैं उनको उतने ही ओवर्स दूंगा जितने बाकियों को दूंगा। विकेट आए ना आए वो अलग बात है, परफॉर्मेंस नहीं आए तो 2 मैच के बाद मैं ड्रॉप करूंगा, तो किसी के साथ भी कर सकता हूँ, बट एज अ बॉलर तो मैं उनको देखूंगा। बिल्कुल सही है सर, आप देख रहे हो शार्दुल को, बट क्या मैनेजमेंट भी शार्दुल को आउट एंड आउट बॉलर देख रहा है? हमने देखा पहले टेस्ट मैच में उनको मौका मिला, बट कितने ओवर उनसे डलवाए गए। तो सवाल इसको लेकर के है ना कि हम तो देख रहे हैं, शार्दुल भी खुद को देख रहे हैं, बट क्या कप्तान मैनेजमेंट भी शार्दुल को उसी तौर पे देख रहा है, उसी तरीके से देख रहा है? नहीं, ये देखिए, अगर वो नहीं देख रहे तो फिर तो उनको ना खिलाइए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है आप ज़बरदस्ती किसी पे ठूस मत दीजिए कि ये लीजिए और खिलाएं। कप्तान पे भी मत करिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो
ना टीम का फ़ायदा है ना उस खिलाड़ी का फ़ायदा है, मतलब कहीं कुछ नहीं चलेगा। तो अगर कप्तान को उनकी गेंदबाजी में विश्वास है, उनको बतौर गेंदबाज देख रहे, तभी आप उनको खिलाएं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं कप्तान होता, मैं उनको एज अ बॉलर देखता कि हाँ ये बॉलर है, मैं उनको बॉलिंग में अब पहले टेस्ट मैच में आप चले जाइए, जब वो खेले थे उनको आपने 3-3 ओवर के 2 स्पेल दिए पहली पारी में। तो क्या उससे मैं किसी गेंदबाज को मौका दे रहा हूँ सफल होने का? नहीं दे रहा ना। मैं एक तरह से खाना पूर्ति कर रहा हूँ कि चलिए आपको गेंद दे दी, आप डाल दें, मतलब नाम भी हो गया, मैंने यूटिलाइज किया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सेम आपने दूसरी पारी में भी किया था, वो तो अलग बात है, वो 2 विकेट निकाल गए तो आपको उनको थोड़ा लंबा स्पेल देना पड़ा। अब आप नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि इतने आउट एंड आउट गेंदबाज नहीं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मतलब उसके लिए वो नहीं जाने जाते, उनको भी आप लंबे स्पेल दे रहे थे पिछले टेस्ट मैच में, एक लंबा, और अच्छी बात है दे रहे थे, क्योंकि अगर आप उनको लाए हो एज एन ऑलराउंडर तो तभी यूटिलाइज कुछ करेंगे ना जब आप उनको एक लंबा स्पेल दोगे। बट आपने शार्दुल के साथ वैसा नहीं किया। तो अगर आपको उनमें विश्वास नहीं है, जो ठीक है, हर कप्तान हर खिलाड़ी को अलग तरीके से देखता है, आपको उन पर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल ना खिलाएं। तो इससे अच्छा आप किसी और को खिलाएं जिसपे आप भरोसा तो करते हो, जिसकी यूटिलाइजेशन तो होगी। पर मतलब मुझसे पूछे, अगर मैं कोच या कप्तान होता और अगर मुझे टीम का बैलेंस देखना होता और नीतीश कुमार रेड्डी अवेलेबल नहीं है, तो शायद मैं उनके साथ जाता, मतलब शार्दुल ठाकुर के साथ। शार्दुल, हाँ, क्योंकि देखिए ना, आपको बैलेंस है। और अभी 11, मतलब मेरे जहन में, आपने देखा पॉडकास्ट से पहले भी मैं एक थोड़ा सा 11 बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब 11 हमेशा टेस्ट मैच से पहले तो आसानी से बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपको क्लियर कट पता है कौन कौन अवेलेबल है या नहीं। यहाँ परेशानी ये है कि ठीक है, हमें ये तो पता है कौन बाहर हो गया, लेकिन अभी भी जो मौजूद हैं, वो हैं कि मिसाल नहीं के है तौर फिट? पर आकाशदीप हैं, या ऋषभ मिसाल पंत के हैं। तौर पर ऋषभ पंत हैं, ये सब हैं, क्या ये अवेलेबल है, नहीं है, क्या ये, और कितना खेलेंगे, क्या वो बैटिंग करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, ये सब पता नहीं है। तो इसलिए मैं अलग अलग सिनारियों को ध्यान में रख के 11 बना रहा बट था। एक सर, मेरा अगला सवाल इसी को लेकर के था कि एक सिक्रेसी रहती है वहाँ पे, है ना? आप ठीक है, हो सकता है आप स्ट्रेटेजी वाइज सोचते होंगे कि आखिरी मोमेंट पर हम रिवील करेंगे कि कौन से हमारे 11 प्लेयर्स होंगे। जसप्रीत बुमराह को लेकर के आपने शुरुआत में ही कह दिया था, मतलब जब टीम की अनाउंसमेंट हुई थी उसी समय आपने कह दिया था बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। बट उसके बाद आप पहले ही बता दे रहे हो ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी हम देखें बुमराह को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। लास्ट जो अपडेट है वही है, देशकाटे साहब का एक कमेंट है कि वी आर लीनिंग टूवर्ड्स हैविंग इन प्लेइंग 11। मतलब क्लियर कट नहीं, क्या इंडिकेट किया है उन्होंने कि हो सकता है बुमराह खेलें भी। बट हमने पीछे देखा, जब पहला मैच लीड्स में हुआ था उसके बाद भी एक गैप था वहाँ पे, 1 हफ्ते का, 10 दिन का करीब, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो खेले नहीं थे एजवेस्टन में, फिर लॉर्ड्स में आए। तो क्या इस बार खेलेंगे बुमराह या फिर 5वें में खेलेंगे बुमराह, इस पर भी सवाल हैं। तो एक सिक्रेसी जो इतनी बढ़ती जा रही है, तो क्या इंग्लैंड की तरह 24 घंटे 48 घंटे पहले आप प्लेइंग 11 या 12 ही कह दो? नहीं, लेकिन उसमें आप कैसे दो? अभी आपने रायन टेंडुलकर की बात की कि उन्होंने इशारा किया, वो इशारे से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, और मैं उनसे कुछ हद तक सहानुभूति रखता भी हूँ, क्योंकि वो उस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं है। आप अब उस शख्स को भेज देते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या कहेगा? पिछले टेस्ट मैच में उनसे जिस खिलाड़ी के बारे में कहा था, उन्होंने कुलदीप के लिए भी कहा था, हाँ हाँ वो विकेट टेकर है, ये भी है, वो, ये तो ऐसा लग रहा था 15 खिलाएंगे। 15 तो खिला नहीं सकते, बट मैं उनका नज़रिया भी समझ रहा हूँ। अब वो उस पोजीशन में है कि उनको खुद नहीं पता क्या 11 खेलने वाली है। अब आप किसी के बारे में पूछेंगे ना, मैं उसको नकार सकता हूँ ना मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ खेल सकता हूँ। नकार दूंगा और वो खेल गए तो वो कहेंगे यार असिस्टेंट कोच साहब ने तो ये कहा था। किसी की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर दूंगा तो वो नहीं खेलेगा, तो फिर वो परेशानी। तो वो क्या कहते हैं, आप जो भी सवाल पूछेंगे कि हाँ ये तो हम इसको बिल्कुल देख रहे हैं, उसी तरह से आप कहते हैं। तो सेम चीज़ नीदर कंफर्म नॉट डिनाई, वो कर भी नहीं सकते। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ तो होते ना, आप रणनीति के तौर पर कह रहे हो कि नहीं हम अपने जो पत्ते हैं वो नहीं खोलेंगे, बड़े करीब रखेंगे और बताएंगे नहीं आपको, ये स्ट्रैटेजी है हमारी। बट उनके अगर मैं इस वक्त जो उनकी जो स्थिति है और जिस जगह से वो बोल रहे हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई वो स्ट्रैटेजी के तौर पर नहीं बता रहे, क्योंकि टीम ही नहीं डिसाइड हुई है। और टीम वैसे भी, इंडियन टीम जो है वो मैच से 1 या 2 दिन पहले ही डिसाइड होता है। अच्छा, वो क्यों नहीं बताते, उसके पीछे कई कारण है। एक ये कारण है कि देखिए, आपने WTC फाइनल 21 में बता दी थी, फिर कंडीशंस बदल गई थी, आपने टीम ही नहीं बदली थी, ओवरकास्ट कंडीशन हो गई, आप 2 स्पिनर के साथ खेल गए थे तो परेशानी हो गई थी। तो और उसको लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई थी। तो टीम कहती है यार अब जब तक
मैच नहीं आता तब तक हम क्यों बताएं, एक दिन पहले क्यों बताएं। दूसरा है, कई बार आप एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी करते हो, दूसरी टीम को गेस करते रहने दो कि कौन खेलेगा, प्लान उनके नहीं बनेंगे। हालांकि ये थोड़ा बचपना मुझे लगता है, क्योंकि अब तो ऑपोजिशन टीम हर खिलाड़ी के लिए प्लान बनाती है, तो पूरी तरह से तैयार होके आती है। ये भी कई बार सोचते हैं। और तीसरी बात ये है कि भारतीय टीम को वाकई नहीं पता होता कि मैच वाले दिन पिच कैसे होगी, तो कई बार वो 11 उस हिसाब से बिल्कुल नहीं बताते। क्योंकि क्या होता है, आपने इंग्लैंड में देखा है, कई बार घास रहती है मैच से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और फिर जस्ट मैच के समय कट जाती है। तो फिर आप 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर दो, फिर पता चले कि बिल्कुल घास साफ हो गई है, ब्राउन हो गई है पिच, और फिर अलग टीम। आप क्यों ये बदलाव करना चाहते हो? इंग्लिश टीम का ये फायदा है कि उनको, चलिए होम टीम है, कुछ हद तक पता है कि कितनी घास छूटने वाली है या क्या है, तो वो ये निर्णय ले सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, पर मुझे नहीं लगता आप ना मैच जीतते हो इस वजह से कि आप टीम नहीं बताते, या हारते हो इस वजह से कि आप टीम बताते हो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं वही कह रहा था कि अगर आप प्लेइंग 11 ना भी बताओ, 12 खिलाड़ियों के नाम बता दो, घास होने ना होने से एक आध ही चेंज तो आप करोगे, ज़्यादा चेंजेस तो आप करोगे नहीं। सही बात है, लेकिन टीम को लगता है इससे ना कोई फायदा है इतना बहुत बड़ा, तो क्यों बताना, मैच के दिन ही बता देंगे। बट आपको क्या लग रहा है, बुमराह खेल रहे हैं इस बार? अब बुमराह को खेलना पड़ेगा। देखिए, आपका प्लान कुछ भी हो, आपका प्लान ये है कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, आपका प्लान ये हो कि उनको 5वां खिलाएंगे, लेकिन अब कुछ स्थिति ऐसे बन गई है, अगर यही चीज़ 4-5 दिन पहले वो पूछते, हालांकि तब भी मैं ये कहता बुमराह को खेलना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर सीरीज़ इस वक्त है, आप 2-1 से पीछे हो, आप एक बड़ा क्लोज मुकाबला हारे हो, वहाँ से कई बार आपका मनोबल, लोग कहते हैं, वैसे ही गिर जाता है इतना क्लोज मैच हारने। अब आपको थोड़ा उठाने की ज़रूरत है, आपके मनोबल को, आपकी मानसिकता को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप डाउन हो गए ना, तो फिर तो सीरीज़ खत्म है, मतलब वैसे ही खत्म है अगर ये हार गए। प्लस दूसरी बात, फिर खतरा हो जाता है 3-2 के बजाय 4-1 हो जाएगा, कि मतलब आप पूरी तरह से डाउन हो जाओगे। तो इसीलिए अभी टीम को उठाना ज़रूरी है, ये खेलने, और अगर यहाँ के लिए बेस्ट चांस आप टीम को दें कि भाई 2 ऑल कर दें, फिर 5वां टेस्ट मैच तो जोश में वैसे ही टीम निकाल देगी। आप जीत के बाद हाई में होगे, आखिरी मैच है, उसी का अलग एक जुनून होता है, उसकी अलग एक मोटिवेशन है, तो आप वो ले लोगे। मोमेंटम ना भी, वो जोश में आप चलोगे, क्योंकि आपको सीरीज जीतनी है। तो बिना बुमराह भी, और वैसे भी आपने बिना बुमराह एक टेस्ट मैच जीता ही है। तो इस वक्त जो स्थिति है, एक तो सीरीज की, दूसरी जब आपकी इंजरीज हो गई हैं, क्योंकि आकाशदीप भी अब 100% सर्टन नहीं है, अर्शदीप तो रोल्ड आउट हो ही गए हैं, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आई थिंक आप, अगर जसप्रीत बुमराह का वाकई इतना बुरा हाल है कि वो भाई उनको लग रहा है वो 10 ओवर से ज़्यादा डाल ही नहीं पा रहे हैं, फर्ज करो, या सिर्फ उनका डिसीजन ना हो और ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि नहीं भाई बिल्कुल वो नहीं कर सकते, तो अलग बात है भाई। क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हाफ फिट बुमराह ले जाने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप कोई और भी गेंदबाज ले जाओ, कोई भी हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या अंशुल कंबोज हो, फुल फिट गेंदबाज ठीक है, बुमराह बहुत बेहतर गेंदबाज है, लेकिन हाफ फिट बुमराह अंशुल या प्रसिद्ध से बेहतर नहीं है। तो आप, और उसकी परेशानी ये भी होती है, जैसे सिडनी में हुआ, आप उनको खिला लो, फिर अवेलेबल ही नहीं हुए दूसरी पारी में, उतना बड़ा रिस्क नहीं। हाँ, लेकिन अगर इतना उनको भी ठीक ठाक लग रहा है, रेस्टेड है, और फिजियोथेरेपिस्ट टीम के या ट्रेनर्स को भी लगता है ठीक ठाक है, तो आपको उनको खिलाना है, और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बट अंशुल कंबोज को आप ले जा रहे हैं, ले जा करके स्ट्रेट अवे आप प्लेइंग 11 में तो नहीं डाल दोगे ना उनको? प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, वही वर्स्ट केस सिनारियो में। वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि आकाशदीप भी फिट ना हो पाए, हालांकि उन पे अभी पूरी तरह से उन्होंने डिसाइड नहीं किया, फर्ज करें वो भी ना फिट हो पाए, और फर्ज करें कि बुमराह ने भी ये कह दिया कि भाई अब मैं नहीं खेल ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो सकता, फिर हो सकता है, क्योंकि आप 3 फास्ट बॉलर आप खिलाएं, प्लस एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर तो आप खिलाओगे, तो आप शार्दुल आ जाए। पर अगर फिर भी अंशुल को नहीं खिलाना चाहते, तो हो सकता है कि आप फिर शार्दुल को तीसरा फास्ट बॉलर रखो, और फिर आप 2 स्पिनर्स तो आपके हैं ही, फिर आप बस 5 गेंदबाजों के साथ आउट एंड आउट जाओगे। वो भी मतलब आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे याद आया इंडियन टीम ने टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में जीते 4 गेंदबाजों के साथ भी, और 5वां इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ 4 के 4 नहीं जिताया। तो अगर आपके पास 5 है, शार्दुल तीसरे हो गए, और 2 आउट एंड आउट स्पिनर, आप खेल जरूर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बड़े वीक जाओगे। लेकिन क्योंकि अभी टीम ने ये दिखाया है कि उनको थोड़ा हर तरह कवर कर लेते हैं, और शार्दुल पे इतना भी आपको भरोसा नहीं है कि थर्ड सीम बॉलर की तरह आप उनको देखोगे, तो हो सकता है आप अंशुल कंबोज को खिला दो। उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था वार्म अप मैचेस में भी, इंडिया के लिए खेले। तो मुझे ताजुब इस बात को लेकर के भी हुई थी कि हर्षित राणा को वहाँ रोक लिया गया था, अंशुल कंबोज को कहा गया भाई आप चले जाओ इंडिया, तो थोड़ा मैं हैरान हुआ था। नहीं, मैं भी हुआ था, बट वो मुझे जो सुनने में आया कि
अलग अलग राय थी, किसी की ये राय थी इसको रोक लो, किसी की ये राय थी वो रोक लो, बट जो भी था एज अ बैकअप ही था। तो अब आपने सोचा कि नहीं, जो आपने कंडीशंस देख ली, आपको थोड़ा समझ आ गया कौन सा गेंदबाज ज़्यादा सफल होगा, तो आपने उसको देखते हुए। इसी से एक मेरा और सवाल है सर, पहले भी हम इस पे थोड़ी बातचीत कर चुके हैं कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मोहम्मद शमी के बहुत सारे वीडियोस प्रैक्टिस के आ रहे हैं, तो क्यों शमी भाई के पास नहीं जाया गया? मतलब 2 टेस्ट मुकाबले आपके पास बचे हुए हैं, 2 तो खेल ही जाएंगे शमी। नहीं नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा था आपको उनको लाना चाहिए था। वो इस लेवल के गेंदबाज हैं, जैसे आप कि अगर आप उनको जसप्रीत बुमराह की तरह भी ट्रीट करेंगे तो भी ठीक है। जैसे जसप्रीत बुमराह के आप मान के चले थे कि भाई 3 टेस्ट मैच है, अगर आप शमी का भी, अगर आपको फिटनेस पे सवाल है, क्योंकि यही हमें पता चला है बीसीसीआई कि भाई वो 100% सेटिस्फाइड नहीं थे फिटनेस को लेकर, तो आप उनके साथ भी ऐसा मान के चलते कि 2 या 3 टेस्ट मैच उनको खिलाऊंगा, तो जब बुमराह खेल रहे शमी रेस्ट करें, कुछ ऐसा ओवरलैप कर सकते थे। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं आईसीसी टूर्नामेंट कि आपको 15 रखना है, आप 16-17 रख लेते, उसमें एक शमी को शामिल कर लेते। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम सभी जानते हैं। और आजकल वैसे टीम को थोड़ी बैटिंग भी पसंद है, तो बैटिंग में भी मैं वो देख ठीक रहा हूँ, ठाक हाँ, है। नेट प्रैक्टिस उनकी नहीं, बैटिंग वो की भी ठीक चल है, रही है। बैटिंग में वो ठीक ठाक हाँ। बैटर है। वो उस मैच में होते तो जो मैच वो हार गई भारत हाँ 22 रनों लॉर्ड्स से, में बिल्कुल, वो तो एक चांस अच्छी था, खासी बैटिंग कर लेते हो। लप्पे घुमा सकते हाँ, थे वो। आकाशदीप की जगह अगर मानो शमी होते तो नाइट वॉचमैन जाते तो वो आउट भी नहीं होते उस बिल्कुल, रात, और बल्कि कुछ लंबी रन बना बैटिंग भी करके कर जाते। जाते। ठीक ठाक बैटर हैं वो वैसे। चलिए, वो उसके लिए तो आप उसको खिलाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि आप उनको देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वही 2 चीज़ें हैं कि एक, इंडियन टीम को ये लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए कई सवाल बुमराह पे भी खड़े हो रहे हैं कि यार क्या आप इस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं फ्यूचर में, जहां बुमराह आए, इन मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इससे थोड़ी कंटिन्यूटी टूटती है, टीम में कन्फ्यूजन आती है, गेंदबाज भी जो दूसरे आ रहे हैं लय में नहीं रहते। तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि यार शायद समय आ गया है कि अगर इस तरह ही बुमराह अवेलेबल होने वाले हैं, बहुत शानदार गेंदबाज है नो डाउट, पर हमें एक अलग ऑप्शन के साथ जाना चाहिए जहाँ हम ऐसा गेंदबाज हो जो अवेलेबल हो। एक चीज़ तो, जब आप एक गेंदबाज के लिए ऐसा कह रहे हैं तो कई बार हो सकता है अगर आप 2-2 ऐसे लेके जाएं तो और थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाए। लोग क्या यार ऐसे आप थोड़ी टेस्ट मैच सीरीज खेल सकते हो, कोई मैच में ये खेल रहा है, अब इसको आराम करना है, अगले में ये खेलेगा, ये आराम, ये एक चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने सोचा नहीं, इतना रिस्क नहीं लेना, उन गेंदबाजों के साथ जाओ जो फिजिकली लास्ट कर सकते हैं। और शमी के साथ अभी थोड़ी ये परेशानी, इंजरी से भी आ रहे हैं, और मतलब अब थोड़े सीनियर खिलाड़ी भी हो गए, तो शायद अब वैसा ना हो। दूसरा एक और चीज़ हो सकती है जो मुझे लगता है जो सेलेक्टर्स की सोच है, जो आपको बताया भी रहा है, और ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खुद डिसाइड किया रिटायर होने का, उसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर मैं कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं चर्चा तो हुई थी, ये तो हम समझाते हैं। मैंने आपको पॉडकास्ट में भी बताया था कि सेलेक्टर्स बात कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं फ्यूचर क्या है, और अपने प्लान्स बता रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि एक युवा टीम कुछ समय बाद खेलेगी। तो अब यही सोच सिर्फ रोहित और विराट के लिए तो नहीं हो सकता ना, यही सोच आप देखिए पुजारा और रहाणे के लिए भी है। रहाणे भी कह रहे हैं मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, पुजारा अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं, काउंटी खेल रहे हैं, बट वो उस तरफ नहीं जा रहे ना। तो शायद ये बड़े कारण है कि अब आपने, जो कि ठीक भी है, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि कईयों के लिए मैं सीनियर खिलाड़ी नहीं रखना चाहता बट कईयों के लिए रख लूंगा, कईयों के लिए ये पॉलिसी नहीं है कि यंगस्टर्स के साथ जाएंगे, कईयों के लिए, मतलब ये चीज़ आप नहीं कर सकते। बट सर एक डिफरेंट है ना दोनों में, क्योंकि पुजारा, रहाणे, विराट और ये बैटर हैं, और ऑफ लेट हमने देखा है इनका परफॉर्मेंस डिप हुआ है, माने ना माने उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ा, इस वजह से कहीं ना कहीं हमने आगे देखना शुरू किया। शमी के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं रही, जब से इंजर्ड हुए वो, क्या शानदार उनका वो ओडीआई वर्ल्ड कप गया था, जब से वापस आए चैंपियंस ट्रॉफी में मानता हूँ बहुत अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं रहा, मतलब सो रहा उनका, बट आप मौके दोगे रेड बॉल में तभी तो पता चलेगा ना कि तैयार हैं नहीं तैयार हैं। उसमें थोड़ा आपने फॉर्मेट फिक्सिंग की, उनका इंजरी के बाद आप देखें आईपीएल भी उतना अच्छा नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी नहीं रही, तो एक चीज़ ये है थोड़ा फॉर्मेट, तो आप शायद कन्विंस नहीं है फिटनेस को लेकर, तो एक चीज़ ये। और गेंदबाजों के साथ भी ये उन्होंने किया है, मुझे याद आता है ईशांत शर्मा भी चाहते थे, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली उमेश थी, यादव भी। हाँ उमेश यादव भी, तो आप उस तरफ नहीं जा रहे। तो मुझे ये नहीं लगता ये सिर्फ बैटर्स के लिए ये अप्रोच है, गेंदबाजों के लिए भी है कि यार फ्रेश अप्रोच, फ्रेश गेंदबाज, अब समय आ गया है आगे जाने का। उस पर आप डिबेट कर सकते हो सही है नहीं है, गलत है क्या है, बट ऐसा मुझे लगा कि इस तरफ देख रही है हाँ टीम। आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ, एक सवाल ऋषभ पंत को लेकर के भी है, पिछले मुकाबले में हमने देखा था सिर्फ बैटिंग की थी उन्होंने, लेकिन बैटिंग करते हुए वो पेन में दिखे थे, दर्द में दिखे थे वो,
आपने कहा भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तस्वीर साफ नहीं हुई पूरी तरीके से कि पंत कितने फिट हैं कि नहीं है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट जो सिनेरियोज बन रहे हैं, क्या लग रहा है कि पंत अगर खेलेंगे तो क्या एज अ विकेट कीपर बैटर खेलेंगे या फिर प्योर बैटर के तौर पे खेलेंगे, और उससे भारत का क्या नफ़ा नुकसान होगा? फिलहाल ये थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है कि अ, अब 100% श्योर नहीं है, क्योंकि हमने ये बात करी कि भारतीय टीम बता नहीं रही भाई क्या करना चाहते हैं। लेकिन जितना मुझे पता चल रहा है, और हमारे रिपोर्टर भी राहुल वहाँ पर हैं, तो जितनी बात हो रही है उससे ये पता चला है कि इतनी नहीं है गंभीर चोट, तो ऐसा लग रहा है। तो बैटिंग में तो कोई परेशानी होगी नहीं, वो तो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में भी दिखाई दिया था। इस टेस्ट मैच में भी वो बतौर बैटर तो खेलेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद विकेट कीपिंग भी करें। हालांकि जुरैल को लेकर भी टीम मैनेजमेंट उनमें काफ़ी भरोसा जताता है, और मतलब टीम मैनेजमेंट को लगता है कि जुरैल भी एक फ्यूचर के कैंडिडेट है एज अ बैटर ऑल्सो। तो अगर आपको याद हो बीजीटी में बतौर बैटर आपने उनको खिलाया भी था, तो उन पर टीम को पूरा भरोसा है, और उनकी विकेट कीपिंग से भी वो काफ़ी इंप्रेस्ड है कि बड़े अच्छे विकेट कीपर है, तो उनको खिला सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है थोड़ी सी भी पंत को परेशानी हुई तो शायद आप जुरैल को खेलता हुआ देखेंगे। दूसरी बात यह है, उस मैच में तो मैच में चोट लगी थी, तो आपको रिप्लेसमेंट मिला, या तो रिप्लेसमेंट का कोई चांस ही नहीं, तो 100% उनका होना ज़रूरी है फिट। अब बीच में अब थोड़ी देर बाद दर्द हो गई तो फिर आप बाहर जा नहीं सकते, बिल्कुल। तो ये एक इशू है। तो इसलिए शायद टीम ये सोच के चलेगी 100% फिट हुए तो खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है वो खेलेंगे, तो जिसकी वजह से आपको शायद जुरैल की ज़रूरत ना पड़े, आप वही टीम के साथ जाओगे। लेकिन नहीं खेलेंगे तो आपको जुरैल को लाना पड़ेगा, और फिर आपको अपने टीम बैलेंस में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए मैं जब 11 भी बना रहा था तो ये सोच के बना रहा था कि अगर पंत इंजर्ड है तो जुरैल आते हैं तो आप क्या करेंगे, लेकिन अगर जुरैल नहीं आते तो क्या करेंगे, ऐसा। तो मतलब प्लेइंग 11 क्या आप देख रहे हैं? देखिए, अगर जुरैल आते हैं तो टॉप तो आपके सेम वही हैं। अच्छा, एक सवाल है करुण नायर को लेकर। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे से आप पूछो तो मैं 50-50 हूँ। अगर आप उनको खिला भी रहे हो तो कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि भाई उनको अब जब भी आप ड्रॉप करेंगे ना, उसके बाद उनका आना नामुमकिन है। तो एक बहुत बड़ा कॉल लेंगे आप कि उनके करियर को लगभग आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूँगा। अगर एक मौका मुझे लगता है दे सकता हूँ तो शायद और एक मौका एक दे दूंगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि जिस शख्स ने 7 साल इंतज़ार किया, 7 पारियां उनको दे दें खेलने के लिए। 6 हो गई हैं, 1-2 और दे दें और फिर फाइनल कॉल ले लें आप। ठीक, वैसा एक नज़रिया है। दूसरा ये, आप वो उतने अच्छे नज़र भी नहीं आए, स्टार्ट हुआ लेकिन फिर उन्होंने विकेट गंवा दी, और अगर आप बदलाव कर भी दें तो भी मुझे इतनी परेशानी नहीं है अगर आप टीम के नज़रिए से देख लें। लेकिन मैं क्यों 11 में उनको रख रहा था, क्योंकि जैसे मैं कहा, मैं खुद 50-50 हूँ। दोनों तरफ मुझे लगता है हाँ, एक रीज़न है उनको रखने का, एक रीज़न है उनको ड्रॉप करने का। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है वो रहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल ने पिछले मैच के बाद एक थोड़ा सा हिंट दी थी कि भाई हो सकता है कि हम जो वो 12 है ना, इन्हीं 12 को लेकर चल रहे हैं। तो हम, उन्होंने सीरीज से पहले भी कहा था हम ज़्यादा फेरबदल नहीं करना चाहते, लगभग वही टीम खिलाएंगे, इक्का दुक्का चेंजेस होते रहेंगे। और फिर उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि 12 में ही आगे पीछे चलेंगे, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा को भी उन्होंने रखा था। तो जो मुझे लगा कि इंडिकेशन ये थी कि भाई अगर गेंदबाज भी अंदर बाहर एक होता है तो ये नहीं कि अब आप अर्शदीप पे चले जाएंगे या कुछ, तो आप जो खेल रहे हैं उन्हीं में बदलाव होगा। एनीवे, वो तो अब होगा नहीं, अब तो काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे गेंदबाजी में क्योंकि चोटग्रस्त हो गए खिलाड़ी। लेकिन तो करुण नायर, मुझे ऐसा लग रहा है उनको चांस मिलेगा। करुण नायर के साथ सर ये भी है ना, मैं देख रहा था कि 6 पारियां उनकी हुई है जिसमें 3 दफ़ा वो ऐसी सिचुएशन में आए जब टीम का पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया था 10-15 के स्कोर के नीचे, और ऐसा नहीं कि आकर के उन्होंने तुरंत ही दबाव बनने दिया, एटलीस्ट प्रेशर को सोक किया उन्होंने। वहाँ एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई, गेंद को थोड़ा पुराना भी किया, तो आउट एंड आउट उनको थोड़ा सा बाहर कर देना मुझे भी लगता है थोड़ा ना इंसाफ़ी होगी। बट क्या होता है ना, जिस सीरीज़ में कप्तान के 600 रन है, किसी के 300 हैं, किसी, उसमें अगर आप एक बड़ी पारी ना खेलो ना, और लगभग सारे टॉप बैटर आपके, यशस्वी आपके खेल गए हैं, शुभमन खेल गए हैं, केएल राहुल खो गए हैं, ऋषभ पंत आपके खेल गए हैं, जडेजा खेल गए हैं, तो सारे आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स ने ज़बरदस्त पारियां खेली, उनमें उनकी एक भी नहीं है 6 में, इसलिए वो एकदम स्टैंड आउट करते हैं। दूसरी बात, जिनकी मैंने बात की वो सारे एस्टैब्लिश्ड हैं, तो यशस्वी के अगर रन नहीं भी आएंगे तो आप उनको सोचोगे नहीं ड्रॉप करने का, है ना। बट करुण के साथ तो उनको पता है कि तलवार लटक रही है, तो उनको तो रन बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप ड्रॉप करते भी हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई शॉकिंग
डिसीजन होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है वो उनको खिलाएंगे। तो अगर करुण खेलते हैं तो ये आपके 5 हो गए। अब जुरेल आ जाएंगे 6 पे। अगर मैं ये वो टीम बना रहा हूँ जो पंत नहीं है, तो जुरेल आ जाएंगे 6 पे। अब मैं यहाँ पे एक चेंज करूंगा, और फर्ज करिए बाकी आपके सब अवेलेबल हैं, तो 3 फास्ट बॉलर आके बुमराह, सिराज, आकाशदीप हो गए, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये सब अवेलेबल है। तो ये आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए। अब आपके पास 6 और 3 9 हो गए। अब 2 स्लॉट्स बचे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक चेंज करूंगा। 2 जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, वॉशिंगटन और जडेजा, उसमें से एक चेंज करूंगा और कुलदीप को लेकर आऊंगा मैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि आप क्यों दोनों स्पिनिंग ऑलराउंडर को क्यों खिला रहे थे? क्योंकि आपको बैटिंग का थोड़ा कुशन चाहिए था, ठीक है ना। तो 6 से आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाते थे, तो आप कहते थे 6 7 8 थोड़ा ऑलराउंडर टाइप हो जाए, तो वो एक बैटिंग को कवर कर लेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप जुरेल आ गए, अब आउट एंड आउट बैटर आ चुके हैं यहाँ पे नंबर 6 पे, ठीक है ना, जो अब आपके ऑलराउंडर आते थे, तो अब आप एक 7 पे अगर आप ऑलराउंडर ले लो, तो फिर आप गेंदबाजी में आपको, क्योंकि आपकी बैटिंग थोड़ी अब आप कवर कर ली है ना आपने, लेकिन अब आपकी बॉलिंग कमजोर हो गई, क्योंकि आपके अब वहां पे बॉलिंग ऑप्शन चला गया। तो अब आप बॉलिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते, मतलब अब आपको, सॉरी, बॉलिंग आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई क्योंकि आपके एक बॉलर बाहर चले गए। आउट एंड आउट बॉलर तो अब एक आउट एंड आउट बॉलर चाहिए। तो मैंने, अब मुझे क्या है, 20 विकेट मैंने चटकानी है, और मैं यहाँ पर वॉशी को रख के जडेजा को बाहर करके कुलदीप को खिला रहा हूँ। और लोग इसको लेके हैरान होंगे क्योंकि जडेजा बहुत स्टार थे, लेकिन मैं बैलेंस देख रहा हूँ। अब क्योंकि एक बैटर मुझे लाना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि कीपिंग करने के लिए, तो बैटर आ गया, अब बैटिंग मेरी थोड़ा कुशन आ गया, अब बॉलिंग में मुझे कुशन करना है। तो अब मैं, अभी तक मेरे देखिए कौन कौन गेंदबाज है, आकाशदीप विकेट निकाल चुके हैं मेरे लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, सिराज मेरे लिए विकेट निकाल चुके हैं कहीं ना कहीं, बुमराह मेरे लिए विकेट निकाल चुके हैं कहीं ना कहीं, वॉशिंगटन मेरे लिए निकाल चुका है कहीं ना कहीं। सिर्फ जडेजा ऐसे शख्स है जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी है, और बैटिंग में मेरे लिए जुरल आ गए क्वेश्चन। अब मुझे बॉलिंग में, अब मैं क्योंकि 5 खेल रहा हूँ, छठा ऑप्शन नहीं है मेरे को, 20 विकेट निकालने हैं। अब मुझे आउट एंड आउट बॉलर चाहिए जो मेरे को किसी दिन 4 या 5 विकेट पर इनिंग निकाल दें। अभी तक जडेजा की शायद 2 विकेट हैं मेरे ख्याल से 3 टेस्ट मैच में। तो यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जडेजा बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस जा रहे हैं, फॉर टीम बैलेंस मैं एक आउट एंड आउट कुलदीप को ले आऊंगा। तो अब मेरा वो जो बैलेंस भारतीय टीम चाह रही थी, इसके साथ बैठ जाता है अब मेरा, कि हाँ, अब 5 गेंदबाज हैं जो अपने दिन को, इनमें से कोई भी 5 विकेट हॉल निकाल सकता है बिल्कुल, या 4 विकेट निकाल सकता है, जो कि मेन है। बाकी तो सपोर्टिंग कास्ट ही होते हैं हमेशा हर बॉलिंग लाइनअप में। तो यहाँ काम हो गया, और बैटिंग में अब एक एक्स्ट्रा बैटर आ गया, तो ये ऑप्शन है। पर अगर जुरेल, अगर कीपिंग के लिए फिट है, फिर तो मैं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बट सर आप इस टीम में पंत को भी तो आपने रखा है ना, एज ए बैटर रखा है ना। बट ये बताइए कि अगर पंत इंजर्ड हैं, फिंगर्स उनके पूरी तरीके से भी ठीक नहीं बैटिंग तो वो 100% करेंगे ना, बट मेरा सवाल फील्डिंग को लेकर के है कि फील्डिंग करेंगे अगर वो, तो जो रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि पंत अगर खेलते हैं तो सबसे सेफ होगा उनके लिए कि ग्लव्स के साथ कीपिंग करें, वरना बेयर हैंड्स के साथ आप करोगे तो फिर चोट की गुंजाइश तो रहेगी आपके पास। नहीं, लेकिन कीपिंग में चोट लगने की गुंजाइश ज़्यादा है, ठीक है। वो आप ग्लव पहनते हो, बट आप हर गेंद को कलेक्ट कर रहे हो, और वहाँ पर आप कई बार ऐसे भी मौके है फास्ट बॉलर्स के लिए, आप जैसे जुरेल को हमने देखा अप टू द स्टंप कीपिंग करते, वहाँ नहीं कर बहुत परेशानी हो सकती है, थोड़ी भी चोट है वो एग्रेवेट हो सकती है। इससे अच्छा मैं उनको फील्ड में लगाऊंगा, और मतलब थर्ड मैन फाइनल ऐसी कोई जगह है, छुपा सकते हैं। हाँ, मतलब स्लिप पे तो आप रख नहीं सकते ना वो, तो आप उनको थर्ड मैन या फाइनल लेग वाली जगह में रखोगे जहाँ मोस्टली ग्राउंड फील्डिंग होगी। और अगर आप, हाँ, उस पर अगर आप पट्टी लगा के, मतलब अगर आपकी उंगली उतनी ठीक है, बैटिंग कर सकते हो, तो आप थर्ड मैन फाइनल लेग में आप ठीक ठाक हो। आई डोंट थिंक कोई इतनी परेशानी है एक फील्डर को छुपाने की, मतलब आप उनको कर सकते हो। बाई चांस अगर आकाशदीप नहीं फिट होते हैं, फिर किनको लेकर के आएंगे आप? फिर प्रसिद्ध कृष्णा ही आएंगे, और मुझे लगता है कि भाई उनको आना भी चाहिए। मैं एक आउट एंड आउट, देखिए जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे जुरेल आ गए आपके 6ठे नंबर पर, उसके बाद आपके पहली टीम है, फिर आपके आगे कुलदीप, जडेजा, और वो आपकी 11 टीम बन गई। अब दूसरा जो ऑप्शन था कि फर्ज करें जुरेल नहीं आ रहे, पंत है 5 पर, तो अब आपको एक चेंज तो करना है नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, है ना। तो उसकी जगह मैं शार्दुल को लेकर आऊँगा, क्योंकि आप वही लाइक फॉर लाइक हो गए, थोड़ा इधर कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा इधर बैटिंग कम हो गई लेकिन बॉलिंग ज़्यादा हो गई, जो भी आप करके वो आपकी 11 सबसे मतलब बेहतरीन है। अब अगर अब आप इस प्लेइंग 11 की बात करें, अब इस प्लेइंग 11 में आकाशदीप नहीं होंगे, तो मैं
प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध को लेके आऊँगा, क्योंकि वो अभी तक खेले भी हैं, और जैसे मैंने कहा वो एजबेस्टन में दूसरी पारी में तो अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। नहीं, और उनके देखिए मैं वही बता रहा, पिछले उन्होंने जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा विकेट 5 विकेट 6 विकेट 6 पर उन्होंने मैच के। सिडनी में लिए, वो जो सबसे ज़्यादा थे किसी बॉलर के लिए। फिर अगले टेस्ट मैच में जो आपका लीड्स में हुआ 5 लिए, विकेट जो सबसे ज़्यादा थे, टाइड विद बुमराह। और फिर एजबास्टन में भी दूसरी पारी में उन्होंने रन नहीं लीक किए, मतलब उनकी परेशानी वो थी रन लीक कर रहे थे, बट वो मैंने जैसे पहले भी पॉडकास्ट में समझाया था, वो बतौर एक प्लान था, और उनका प्लान नहीं था, टीम ने वो प्लान बनाया था। वो जेमी स्मिथ उस दिन जबरदस्त फॉर्म में थे, पिटाई कर दी। तो आई थिंक वो अभी भी आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और आप उनको अगर खिला रहे हो और वो कंडीशन से, देखिए वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है कंडीशन से वाकिफ होने में, थोड़ी सही लेंथ पकड़ने में। अब उनको अगर समझ आ गया है तो उनका वो एक्सपीरियंस आप यूज़ करें ना इस अगले टेस्ट मैच में। बिल्कुल सडनली मैं बाहर से तो नहीं प्रेफर करूँगा, नहीं खिलाऊंगा। बट कंडीशंस जो है मैनचेस्टर ओवल में, राहुल भाई ने कुछ बताया क्या नहीं, इस बार मिलने वाला है? नहीं, देखिए मैनचेस्टर बड़ा दिलचस्प जगह है। एक तो देखिए वहाँ सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि भाई बारिश हो रही है लगातार 2 दिन से, और जो मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था वो तो बदलता रहेगा, आप भी फॉलो करते रहिए, बट कल तक जो मैं देख रहा था, पहले दिन और आखिरी दिन रेन भी एक्सपेक्टेड है मैनचेस्टर में, और मैनचेस्टर में कई एक हफ्ते 10 दिन से बारिश हो रही है, तो ओवरकास्ट कंडीशन है, यानी मॉइस्चर काफ़ी बैठ जाएगा। तो यहाँ, और देखिए मैनचेस्टर इकलौती जगह है इंग्लैंड में जहाँ हवा में गेंद घूमती है, वो स्विंग अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। सीम मूवमेंट मिल रही है, लॉर्ड्स में भी आपको सीम मूवमेंट मिली, उससे पहले भी आपको मिली, स्विंग नहीं मिला जो इंग्लैंड का स्विंग जाना जाता है। तो मैनचेस्टर में आपको स्विंग मिलता है। आपको याद होगा भारतीय टीम ने यहाँ इंटरेस्टिंगली आखिरी मैच जो खेला है वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था 2019 में, वहाँ स्विंग ने क्या किया था आपको याद है? मैट हेनरी ने नचा दिया था। तो वो उस ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, वहाँ जब जब ओवरकास्ट कंडीशन होंगी हवा में गेंद हिलेगी। तो अब आपको ये ध्यान में रखते हुए, इसलिए मैं कह रहा था फास्ट बॉलिंग में आपको ध्यान रखना होगा, है ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑफ द पिच इतनी मूवमेंट नहीं है, सी मूवमेंट इतनी आपको नहीं मिलती वहाँ पर, ठीक है, थोड़ा ड्राई सरफेस होता है। और अगर आप, वो आजकल डेटा अवेलेबल होता है कि कितना डिग्री ऑफ टर्न मिलता है पिच पे, तो स्पिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ टर्न किसी भी इंग्लिश ग्राउंड की अगर आप तुलना करें मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा है। सो अगर वहाँ सबसे ज़्यादा है तो आप स्पिनर भी खिलाना चाहोगे। हालांकि मैं पिछले कुछ टेस्ट मैचेस निकाला था, स्पिनर्स इतने सफल नहीं रहे, ज़्यादातर विकेटें फास्ट बॉलर्स ने निकाली, लेकिन स्पिनर्स को ही मदद मिलती है, बैटिंग के लिए भी अच्छी होती है। ये भूरी पिच होती है, ज़्यादा घास नहीं छोड़ते, रन भी आपको बनाने के मौके मिलते हैं। परेशानी तब आती है, और कई टीमें कई लो टोटल में आउट भी हुई हैं। साउथ अफ्रीका खेली है पिछले 2-3 साल में एक टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया खेली है, ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उतने रन नहीं बना पाई थी, उन्होंने 2 पारी में बना के समय ख़त्म हो गया था, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी एक पारी में 500 से ऊपर बना रहे थे। सेम विद साउथ अफ्रीका अपने दोनों पारियों में 150 या कुछ इस तरह के आउट हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड ने एक ही बार बैटिंग की, बहुत सारे रन बना दिए। तो इंग्लैंड यहाँ ढेर सारे रन बनाता है, दूसरी टीमों को यहाँ वो लोग फंसा लेते हैं, तो ये एक परेशानी है। और देखिए रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है मैनचेस्टर में, भारत का एक भी 9 टेस्ट मैचेस में एक भी आप नहीं जीते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने बेस्ट बॉलर्स खिलाओ, वही कॉम्बिनेशन ठीक है, 2 स्पिनर, 3 आपके फास्ट बॉलर्स और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं। और फिर ओवरकास्ट कंडीशन कब आती हैं, कैसे जाती हैं, वो बदलता रहेगा, वो लक ऑफ द ड्रॉ है, बिल्कुल देखना होगा। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पूरे टेस्ट मैच में ऐसी कंडीशंस बनी रहेगी। इंग्लैंड की थोड़ी सी बात कर लें, पिछला मुकाबला जीत गए, ठीक है लॉर्ड्स में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आवाज़ तो आ ही रही होगी कि फंस तो हम गए थे गुरु। हाँ, ये बात है, फंस गए थे, लेकिन ऐसी जीत के बाद ना आपको बहुत जो जोश है बहुत हाई हो जाता है, और इंग्लैंड को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, नहीं मिला होगा, 100% होगा। उन्होंने आराम भी किया है, अपनी 12 भी अनाउंस कर दी है, वो काफ़ी कंफर्टेबल जगह में है। परेशानी उनको बस यही होगी, मुझे एक लगता है कि वर्कलोड, बेन स्टोक्स का कितना वर्कलोड है, उन्होंने काफ़ी गेंदबाजी की, वो नी इंजरी के बाद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, ऐसा लग नहीं रहा कि नी में ज़्यादा परेशानी है। तो उनको वो सब चीज़ें देखनी होंगी आगे जाते हुए। वोक्स ने अच्छी गेंदबाजी की पिछले मैच में, और यहाँ पर उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है मैनचेस्टर में। तो अगर आप हर लिहाज से देखें, इंग्लैंड की टीम वो जोश के साथ आएगी, कॉन्फिडेंस के साथ आएगी, 2-1 से आप ऊपर हो, कई जगह आप फंस सकते थे, आप उससे बच के निकले हो,
और यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी हद तक अगर स्विंग मूवमेंट होती है, मैं नहीं कहता कि इंग्लैंड नहीं फंसेगा, जितना इंडिया फंसेगा इंग्लैंड भी फंसेगा, बट थोड़ा सा वो बेहतर हो सकते हैं इन कंडीशंस में बैटिंग करने को लेकर, क्योंकि कई बार अक्सर उनके करियर में ऐसे मौके आए हैं जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए कम आते हैं सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कंडीशन में। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, इंग्लैंड हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगा। भारत को क्या स्पेशल करना होगा मैनचेस्टर जीतने के लिए? जैसे हमने देखा एजबेस्टर में कभी भारत जीत नहीं पाया था, तो शुभमन गिल का वो एक्सेप्शनल हमने बैटिंग कि इतने रन बना दिया आपने कि बाहर ही कर दिया आपने गेम से, बट यहाँ कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत को क्या स्पेशल करना चाहिए? रन बनाने पड़ेंगे, देखिए, क्योंकि इंग्लैंड में ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी टफ मैचेस होते हैं, बट वहाँ पे भी रन बनते हैं, 300-400 रन बनते हैं। जब इंडियन टीम ने रन बना दिए है ना, फिर उनको हराना मुश्किल हो गया। गेंदबाज आपका काम कर जाते हैं, तरीके ढूंढ लेते हैं, और भारतीय गेंदबाजी लाइनअप आई थिंक कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। आकाशदीप नहीं तो बुमराह नहीं तो सिराज नहीं तो वाशिंगटन सुंदर, विकेट कोई ना कोई आपका आ रहा है। बैटिंग में आपकी परेशानी बस वो, देखिए, आप हारे कहाँ वो टेस्ट मैच, दूसरी पारी में नहीं बैटिंग चली, तो वहीं मुझे लगता है जो आपके टॉप ऑर्डर के कोई खिलाड़ी ना, जायसवाल, राहुल और गिल में से, इन तीनों में से, और पंत को भी मैं जोड़ दूं, इन चारों में से एक को तो बड़ा स्कोर हर पारी में बनाना पड़ेगा, खूंटा गाड़ना पड़ेगा वहाँ हाँ, कोई हर एक पारी में इनमें से एक बड़ा पारी खेल जाए ना, तो आप सेफ रहोगे, आप हारोगे नहीं टेस्ट मैचेस। तो ये आपको थिंक सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ है बचा हुआ इस मैच में? आप को क्या लगता होगा? आप, अरे उनका जन्मदिन है केशव जी का, तो आप मांगिए ना, आज आप जो बोलेंगे आपको मिल जाएगा। मैं तो यही, आप क्या चाहते हो इंडिया, क्योंकि आप जो बोलेंगे इंडिया को ये करना चाहिए, वो हो जाएगा नहीं, ना। मुझे वही, मैं अग्री करता हूँ सर, जो बात आपने कही कि राहुल ने भी शतक जमाया था, लेकिन अगर वो बड़ा शतक होता तो भारत हारता नहीं कम से कम वो मुकाबला। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खास करके मुझे यशस्वी से एक्सपेक्टेशंस हैं। यशस्वी पिछले मैच में नहीं चले थे, गिल से भी इनफैक्ट। तो गिल भी जिस तरीके से मुझे लगते हैं, मतलब ख़ुद को वो प्रूव करना चाहते हैं, जब बैटर भी, कैप्टन भी, एक लीडर के तौर पर ख़ुद को स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि गिल को भी एक बार फिर से अगुवाई करनी होगी टीम की, मजबूती के साथ बल्लेबाजी करें, बैटिंग करें, बड़ा स्कोर बनाएं। मुझे लगता है 350-400 अगर इंडिया बना ले पहली इनिंग में, तो दूसरी में बहुत ख़राब ना खेले तो हारना मुश्किल है भारत का। लॉर्ड्स में भी नहीं हारता, यही करते थे, वही चीज़ है, एक ही पारी में आप पूरा कोलैप्स कर गए, वो है। और ये एक अच्छा मौका है गिल और यशस्वी दोनों को दिखाने का, क्योंकि यही दोनों फ्यूचर ऑफ इंडियन बैटिंग है, आप देखें तो। पर इन पर एक ही सवाल है निशान है कि जब थोड़ी गेंद हवा में हिलती है तब ये रन नहीं बना पाते। तो ये मैनचेस्टर में हिलेगी, आप बनाइए रन, तो ये ना वो पारी है जो याद रखी जाएगी। अभी आप गिल के लिए सिर्फ वो गैबा की इनिंग बोलते हैं, बाकी उन्होंने रन जरूर बनाए हैं, बट वो अलग फ्लैट कंडीशंस में आए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर वो इंग्लैंड हो। इन कंडीशन में आप याद रखते हो, गैबा वाली आप इसलिए याद रखते हो क्योंकि वो टफ कंडीशन से रन बना दिया आपने। सेम यशस्वी को भी एक ऐसी पारी इन टफ कंडीशन, यशस्वी ने भी ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए, बट उन जगह पे जहाँ सपाट थी पिच, तो वहाँ उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप ये बनाइए। एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि वो अग्रेशन, क्योंकि उसकी भी काफ़ी आलोचना हो रही है, कई लोग कह रहे हैं नहीं यार आप अग्रेशन में मत अपने आप को ऑक्यूपाई करें, क्रिकेट पे ध्यान दें, आप जीतेंगे। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, टेस्ट मैच बड़ा अच्छा था वो। मैं कहता हूँ कंटिन्यू रखिए, प्रेशर बना के रखिए इंग्लैंड पे, और जब आप प्रेशर बनाते हो तो टीमों से गलतियाँ होती हैं, इंग्लैंड से भी हुई थी, इंडिया से भी हो गई। नहीं, प्ले हार्ड, मतलब जो बात है ना कि खेलिए, दिल खोल के खेलिए और खुल के खेलिए। मज़ा आया देख करके। लॉर्ड्स टेस्ट में भी हमें हार गए, बट मज़ा तो आया था। टेस्ट मैच का जो असली एसेंस है ना, वो वहाँ हमें मिला था। उम्मीद करेंगे ऐसे ही सीरीज चले आगे भी, है ना, दोनों टीमें। है ना वो मी में मज़ा आया, राहुल गांधी मज़ा आया, मज़ा आया। ठीक है, फिर रैप अप करते हैं इसको। मैनचेस्टर टेस्ट बस हम ये चाहते हैं हाँ कि मैनचेस्टर में भी मज़ा आए, बिल्कुल, ये मज़ा क्लोज टेस्ट मैच हो, ये मैं चाहता हूँ। जो मेरी एक्चुअली बड़ी दिली ख्वाहिश थी, लोग पूछते थे क्या चाहिए, मैं इंडिया जीते तो अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा एक मैं क्लोज मैच देखना चाहता हूँ। वो जो टेस्ट मैच का मज़ा है ना, आखिरी दिन चल रहा है, 2 विकेटें बची, इतने रन चाहिए, 1 विकेट बची, इतने रन चाहिए, वो चीज़ नहीं, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही देखने को मिल सकती है आपको, कि रन रन की नहीं पड़ी है कि रन बनाने हैं या बचाने हैं, है ना। जैसा हमने देखा था वो चौथे दिन जब आकाशदीप आए थे, है ना, उसमें किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि रन बनाने हैं या बचाने हैं, विकेट बचाना इंपॉर्टेंट था, गेंद निकालनी इंपॉर्टेंट थी। तो ये सब मज़ा तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में यही तो स्किल लोग, मैं मतलब वैसे बात कह रहा हूँ,
लोग कहते हैं टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, T20 आ गया, T20, बट देखो यही चीज़ आपको दिखा रहा है क्या, टेस्ट क्रिकेट की जो बैटल है ना वो अलग ही चीज़ है, उसकी जो स्किल लेवल है, उसमें जो ये बचने की जो टेक्निक है ना वो कुछ अलग ही है, मतलब उसमें जो मज़ा आता है। और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात को लेकर, हमारे अंग्रेज़ी प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी वो आते हैं, फीडबैक आता है, लोग लिखते हैं। मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि न्यू जनरेशन भी ये रियलाइज़ कर रही है बिल्कुल। धीरे धीरे, जो मज़ा आ रहा है ना टेस्ट क्रिकेट में और हम तो वहाँ लगातार हर ब्रेक पे शो करते हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है इन सब बिल्कुल। चीज़ों में। जो भी कहो T20 क्रिकेट ठीक है, पिटाई करे जा रहे हो, वहाँ सिर्फ मारने का खेल है, गेंद आई मारो, ये अलग जो सर्वाइवल है ना। या फिर वो सिराज वाला, जो सिराज जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे, तालियां बज रही थी, सीटी बज रहे थे उस हर पे, तो चीज़, हर एक गेंद, मैं तो कहता हूँ उसमें अगर आउट स्विंगर आ रही है बड़ी आपके बल्ले के करीब से आ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हो, वो भी बड़ा स्किल है यार, उसमें भी तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल। कि उसको समझ आया उस मौके पे वो स्किल। अगर कोई ओवर पिच बॉल आई, मैंने कवर ड्राइव मारा, चौका मारा, क्यों ताली बजाते हैं? वो एक स्किल है कि भाई ऐसे मारा और चौका गया, सेव ऐसे गई और मैंने लास्ट मोमेंट छोड़ा, ये तो स्किल है। बड़ा अभ्यास करने से, घंटे प्रैक्टिस कर करके आता है वो कि मैंने कैसे जाए। पढ़ा था बचपन में ही, गावस्कर साहब का इनफैक्ट, शायद उन्होंने सहवाग को कुछ इनपुट दिया था कि हर गेंद टेस्ट क्रिकेट में मारने के लिए नहीं होती है, बहुत सारी गेंदें छोड़ने के लिए भी होती हैं, है ना। तो यही मज़ा है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मारनी है, कौन सी छोड़नी है, तो ये भी स्किल ही है, और वक्त के साथ ही आप उस पर काम करते हो, उसमें निखार भी आता है। बिल्कुल। वो जो डीन जोन्स, लेट डीन जोन्स मेरे अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ बहुत काम भी किया, और वो बड़े अग्रेसिव बैटर थे वो। उनको बल्कि लोग कहते हैं कि वनडे क्रिकेट में जो अग्रेशन जो लेके आए उन्होंने किया, मतलब अहेड ऑफ हिज टाइम थे। तो मैं उनसे बात करता था, और T20 क्रिकेट भी काफ़ी देखते थे, कोचिंग भी की उन्होंने कई लीग्स में, और एज एन एनालिस्ट मैं उनके साथ काम भी किया। वो यही कहते थे कि भाई T20 क्रिकेट में भी ना डिफेंस ही है जो एक बैटर को दूसरे से बेहतर बनाता है। देखो लूज बॉल आपके एरिया पे जब बॉल आती है सब मारते हैं, बट जिसका अच्छा डिफेंस है ना वही बड़ा प्लेयर होता है, क्योंकि इवन इन T20 एक बॉल आएगी जो आपको आउट कर सकती है, उसको आपको डिफेंड करना है, वो जो अच्छा वाला है वो कर जाएगा, जो नहीं है वो आउट हो जाएगा। वहीं फर्क आता है। मारने की तो सबकी रेंज है, दिखा मारा, यहाँ पे आया, यहाँ मार दूंगा, यहाँ आया हूँ, जिस पे नहीं मार सकते उस पे जो डिफेंड कर जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई भी करना ना कि ये बॉल है, इसको हमें खेलना है, सम्मान देना है इसको। तो वो कहते थे अच्छा बैटर और नॉर्मल बैटर के फर्क ही उसका डिफेंस है। जिसका बेहतर डिफेंस है T20 में भी वो बेहतर बैटर है, चाहे वो डिफेंस आता कम मौकों पर है T20 में, टेस्ट में ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, लेकिन फ़र्क वही है, डिफरेंशिएटर वही है। क्रिकेट की कुछ गूढ़ लेकिन मज़ेदार बातें हैं ये, है ना, और बेसिक्स में यही सिखाया जाता है। जो लड़के नई उम्र के बच्चे खेलने जाते हैं उनको यही सब सिखाया जाता है सबसे पहले। तो नई उम्र के बच्चे उनको, अभी मैंने वो ब्रायन लारा का पॉडकास्ट भी सुना, उनसे पूछा उन्होंने पॉडकास्ट में, डेविड लॉयड और माइकल वॉन, फिल टफनल के साथ था, तो पूछा कि आप अब ये टेस्ट मैचेस देख रहे होगे, डकेट जडेजा को रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, तो आप मार सकते थे रिवर्स? तो पर मुझे ज़रूरत ही नहीं थी रिवर्स, मैं क्यों मारता? सही बात। मैं स्पिनर को इधर आई बॉल, मुरली को खेला उन्होंने शानदार तरीके से, वॉन को खेला, पिटाई की थी मुरली की, शेन वॉन को खेला, इतने शानदार। तो उन्होंने कहा जब उसको ज़रूरत है जो बाकी तरह से डील नहीं कर पा रहा, मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करता था या अपने रिस्ट का इस्तेमाल करता था, ख़त्म बात। तो क्यों मारूं ऐसे? और ऐसा नहीं कि रन रेट कुछ डाउन है या धीमे खेल रहे हैं, उसी तरीके से उन्होंने विराट का भी एग्जाम्पल दिया। मतलब विराट को भी आप देखिए कहाँ ये सब उल्टे उल्टे शॉट खेलता है, बट T20 में रन बना देता है, वो नॉर्मल खेलता है, उसको पता है कहाँ कैसे, आपके पास तरीका है रन बनाने का, कुछ शॉट्स हो तो आप। सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा रन तो किसी ने नहीं बनाया ना, बट सचिन का क्या था, वो इतने उनका रेंज बहुत ज़्यादा था, वो हर चीज़ कर लेते थे, और उन्होंने अडेप्ट भी किया। बिल्कुल, अपर कट मारना, उसके बाद ये जो ग्लाइड कर देना पीछे से, ये सब धीरे धीरे उन्होंने अपनी बैटिंग में, रैंप धीरे धीरे ऐड किया उन्होंने अपनी बैटिंग में। फिर उन्होंने नॉर्मल स्वीप से पैडल स्वीप नीचे मारना, झाड़ू लगाए थे पूरा, उन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को, किया इसको कैसे बीट करो। वो तो साइंटिस्ट थे, मैं तो कहता हूँ उनका दिमाग अलग लेवल पे था, पूरे टाइम ही क्रिकेट सोचते थे। और मैंने उनके साथ, अगेन मैं भाग्यशाली हूँ, कई बार उनके साथ मैंने चर्चा की है, मतलब प्रोग्राम्स में, स्टेज में तो किया ही है, बैक स्टेज ऐसे बैठ के भी बहुत मैंने उनके साथ बातें की हैं। लकीली कई बार टूर्स में, कई बार 1-2 बार उनके साथ खाना खाया है, तो उसमें वो बातें, उनका मैंने इतना दिमाग
चूस लिया है सवाल कर करके। लेकिन उनके पास जवाब जब मैं सुनता था मैं बोलता यार ये वाकई, क्योंकि ना जैसे हम कभी कभी एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं, कोई कहता है ये बड़ा अच्छा एनालिस्ट अजय जडेजा देखिए अलग से सोचते हैं, या ये है कोई अलग से सोचता है ना, आर्थरटन बड़े अच्छे हैं, नासिर, क्यों? क्योंकि हम उनको लगातार सुनते हैं। अब सचिन आते नहीं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म में, इतनी बातें नहीं करता, आपको पता नहीं है। पर जब मैंने उनके साथ चर्चा की तब रियलाइज होता है यार ये बंदा मतलब, हाँ ये सिर्फ कई होते हैं ना जैसे कपिल पाजी हैं, वो गॉड गिफ्टेड है, वो ज्यादा एनालाइज नहीं करते गेम को, क्योंकि उनको भगवान ने इतना टैलेंट दिया, उन्होंने सीधा बॉल हिट द बॉल किया है, सहवाग है सीधा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनालाइज नहीं करते, बट वो इतनी बारीकी से शायद चीजों को नहीं देखते। बट सचिन गॉड गिफ्टेड थे, फिर भी वो इतनी बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं, ऐसे ऐसे उनके आइडिया होते हैं, उसके पीछे रीज़न होते हैं क्यों ऐसा क्या करना। तो यार वो आदमी तो जीनियस था वो, मतलब मैं तो बाकी चीज़ें तो भूल जाइए, मैं तो कहता हूँ जब वो गेंदबाजी करते थे, जो उनका सेकेंडरी स्किल था, उससे वो गेंद के साथ इतनी चीज़ें करते थे, तो आपको पता चल जाता था कि आदमी कितना वो थिंकर है एक तरीके से, उनके दिमाग में चलता है। बिल्कुल, किस बॉल को, पुरानी बॉल को रिवर्स कैसे करना आता है, नई बॉल को अंदर कैसे आना, बाहर कैसे आना है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन कैसे करनी है, सब कुछ अमेजिंग। ऐसी स्किल, मतलब अगर आप लेग स्पिनर हो और आपको गुगली डालनी है, सालों प्रैक्टिस करनी है, और मुझे पार्ट टाइम डाल देते। मुझे तो लगता था सर टेनिस एल्बो वाला उनका जो आ गया परेशानी जो आ गई, नहीं तो 300-350 विकेट ले जाते वो। इतनी जबरदस्त बॉलिंग वो तो बाद में करते ही नहीं थे उनके। मैंने और टर्न होती थी गेंदें इतनी, शेन वार्न शर्मा जाए ऐसी टर्न, और दोनों तरफ जहां बोलो गुगली भी टर्न करते थे। यस। ऑस्विन, मैं उनका ना, मैं ये आपको बताता हूँ, कई एक चीज़ मुझे याद है, मैं ये बात कर रहा हूँ क्रिकेट की वो जो नज़र होती है ना पकड़ना। हम श्रीलंका में थे, मैं वो भूलूंगा नहीं, तो ना टीम प्रैक्टिस कर रही थी, सचिन भी थे उस वक्त, कौन सा साल था मैं भूल गया, मैंने कई टूर किए हैं, बाद में याद आएगा। और ये कोलंबो की बात है, खेतरामा स्टेडियम में इनकी प्रैक्टिस हुई थी, और हम ना साइड में, प्रैक्टिस ख़त्म होने वाली थी, तो हम कुछ जो जर्नलिस्ट थे, तो मैं ऐसे ऐसे बैट ले लिया, पड़ा था, हम लोग टाइम पास कर रहे थे, तो एक मेरे दोस्त है, वो भी जर्नलिस्ट है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो अच्छा खासा खेले हैं, मतलब तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो गेंद डाल रहे थे, वो ऐसे थोड़ा सा डालते थे, मैं ऐसे खेला, धीरे धीरे हम खेल, सचिन वहाँ से चल के जा रहे थे, उन्होंने उसको बॉल डालते हुए देखा, और वो भी ऐसे खड़े खड़े ही डाल रहे थे, वैसे रुक गए वो, उन्होंने देखा 2-3 उसको बॉल डालते हुए, फिर बुलाया, पूछा तुम खेलते थे, तुम बॉल डाल? ना, हाँ मैं खेला हूँ, स्पोर्ट्स कॉलेज में था, लखनऊ में, मैं क्रिकेट में था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, डाला इस लेवल पे खेला हूँ यूपी के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो देख के पकड़ लेते हैं कि यार ये बॉलर ठीक है, इसको पता है, इसको पता है कैसे फ्लाइट देनी, कैसे घुमाना है, मतलब मस्ती के लिए तो बहुत लोग खेलते हैं, तो देख के वहाँ बता गए, तो इतने वो पारखी क्रिकेट के लिए। ये तो है सचिन तेंदुलकर का, तो भाई नहीं, आपने तो बहुत क्लोज से देखा और बहुत लंबे अरसे तक शुरुआत से देखा। हमने तो जब बड़े हो रहे थे तब सचिन तेंदुलकर का एक तरीके से प्राइम आ चुका था, है ना, मतलब 2000 अर्ली 2000 से हमने देखना शुरू किया उनको, और जब से देखा तो बस देखते ही रह गए, और क्या। नहीं वो जब मतलब ये तो हम किससे सुनते हैं, जब वो नेट्स में भी लोगों ने, जब उनको 14 साल में, बॉम्बे के कई खिलाड़ियों ने 14-16 साल में देख के बता दिया था अलग है ये, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कई बार लोग विराट और सचिन की तुलना करते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत डिफरेंट कर्व है, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में था, मैं तो तब जर्नलिस्ट था जब वो छोटे थे, विराट खेलते थे, तो क्या होता है, हमें भी यहाँ पता चल जाता है कौन खेल रहा है, तो इतना कोई विराट का वो अंडर 19 में वो थोड़े पॉपुलर हुए, लेकिन उसमें भी आप देखें तो इतने कोई एक्सेप्शनल वो उस तरह से नहीं दिखते थे। लेकिन सचिन का क्या था, 14-15 साल की उम्र से बातें शुरू हो गई थी कि यार ये देखिए, अब क्या होता है, किसी के लिए भी लोग कोई कहते हैं, मैं देख रहा था गिल के लिए भी कोई कह रहा है, मैंने उसको देखा बचपन में, रोहित शर्मा के लिए भी लोग कह रहे हैं, जो हुआ होगा, इक्का दुक्का लोगों ने कहा होगा, बट उस तरह की बात, मतलब जो है, हाँ, मतलब जिसने सचिन को देखा, और सिर्फ ये नहीं कि इक्का दुक्का किसी प्लेयर ने देख लिया, बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स के साथ नेट भी जब उन्होंने लगाया, उन्होंने सबने कहा, तो वैसा मैंने किसी खिलाड़ी के साथ नहीं कहा कि उस उम्र में लोगों ने कहा कि भाई ये तो अद्भुत है, नेक्स्ट बिग थिंग है। बिल्कुल एक ही है सचिन तेंदुलकर। एक सर मैं देख रहा था, बस चलते चलते एक मेरे मन में सवाल याद आ गया। द टेलीग्राफ के एक एडिटर हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने 20 पेसर्स जो ऑल टाइम बेस्ट हैं उनके नाम उन्होंने निकाले हैं। एडिटर फिलहाल नाम मुझे याद नहीं, मैं चेक करके बता सकता हूँ, बट उसमें मैंने देखा कि नंबर 1 पे शिलबेरी नहीं है, नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, मैं सोचा था मैंने पूछूंगा,
तो उसमें नंबर 1 बॉलर उन्होंने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जो 20 बेस्ट पेसर्स हैं पेसर्स के उसमें बुमराह को उन्होंने रखा है नंबर नंबर 1। 1 पे। और वो लंबे अरसे तक स्पोर्ट्स को कवर करते रहे, 20-30 साल उनका है पूरा। ये तो बहुत टफ है, क्योंकि मैं बता डेल स्टेन अपनी पीक पे बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब आंकड़ों की अगर बात करूं, ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड आप देखें तो अमेजिंग है। एलन डोनाल्ड मेरे तो पसंदीदा है वो, बट मैं कह रहा हूँ उस तरह से इम्पैक्ट शायद उतना नहीं था जैसे स्टेन का था। और डेनिस लिली, बिल्कुल आपने सही कहा, डेनिस लिली। इमरान खान एज अ फास्ट बॉलर उनका आप रिकॉर्ड उठाए। ऑलराउंडर की रेस में वो फिर भी 19 हो जाते हैं, क्योंकि बल्ले के साथ इतना आउटस्टैंडिंग, बट बतौर गेंदबाज तो शानदार थे। ऐसे तो बड़े नाम, अब हम मार्शल का देखें, छोटा करियर, लेकिन जो इम्पैक्ट था, जो एवरेजेस है उनकी, तो यार ये तो बट बहुत बड़ा सरप्राइजिंगली ना उसमें उन्होंने कपिल देव का नाम नहीं रखा, तो मुझे हैरत हुई कि यार 20 में तो कपिल देव आने चाहिए। 100% आने चाहिए थे। मैं भी शॉक्ड हूँ, 20 में नहीं आए, मैं शॉक्ड हूँ। कौन है टॉप 5 बताएं? मैं एक निकाल ही लेता हूँ वो। आपने कहा नंबर 1 पे उन्होंने बुमराह को रखा। सी मतलब अब बेरी ही हैं, शिलबेरी है, हाँ मैंने वही कहा, टेलीग्राफ के एडिटर वही है। नहीं, मैं मतलब पॉसिबल है कि बुमराह बाय द टाइम ही फिनिश, अब मैं वही देखना चाहता हूँ जब वो करियर खत्म करे, कितने टेस्ट मैचेस वो खेले, कितनी विकेटें हैं, वो सब देखना पड़ेगा। उनका इम्पैक्ट अमेजिंग है, नो डाउट। और उन्होंने इसलिए कहा ना कि nobody has delivered the ball closer to the batsman since the front foot no ball was introduced. Thanks to his extended right elbow, by anecdotal evidence, no pace bowler has ever been so difficult to read as he flicks his fingers. In addition to the snap of his wrist, and by statistical evidence, he is unsurpassed too. नहीं, ये इन्होंने सही कहा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गेंदबाज है जिसने इतना परेशान कर रखा है सब बल्लेबाजों को, मैं मानूंगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ ना, रिकॉर्ड भी आप रिचर्ड हेडली का भी रिकॉर्ड उठा के हेडली का नाम रखा है उन्होंने 16वें नंबर, मैं पढ़ देता हूँ। हेडली 16 में है। 16 अरे पे बाप रे। नंबर 1 उन्होंने बुमराह को बताया है, दूसरे पे मार्शल हैं, देखिए मैंने कहा था मार्शल, तीसरे पे कर्टली एम्ब्रोज को रखा है, एम्ब्रोज भी ठीक है, चौथे पे इमरान खान को रखा है उन्होंने, मैंने कहा था आपसे। 5वें पे मैकग्रा हैं, 6ठे पे अकरम हैं, 7वें पे मिचेल जॉनसन है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। फिर 8वें पर उन्होंने शॉन पॉलक को रखा है, 9वें पर डेल स्टेन है। डेल स्टेन टॉप 5 में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैं नहीं। और उसके बाद उन्होंने 9वें पर डेल स्टेन, 10वें पर वकार यूनिस, 11वें पर पैट कमिंस, 12वें पे डोनाल्ड, 13वें पे लिली, 14वें पे एलन डेविडसन, वैसे है। फिर 16वें पे रिचर्ड हेडली हैं। यार आप मुझे बताओ, हेडली 9 पे कमिंस और हेडली 16 नहीं है। वही मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा पता नहीं पर्सनल इसमें वो है ना, बट ठीक है, मैं क्या करूँ अब। जैसे मैं वही, आप अब सबकी अपनी अपनी राय है। जैसे मैं वहाँ वही पॉडकास्ट, जो लारा वाला पॉडकास्ट है, वही मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, तो उसमें ऐसी बात हुई टॉप 5 इंडियन बैटर्स टेस्ट में ऑल टाइम, तो डेविड लॉयड, अब देखिए ये सब पूर्व क्रिकेटर्स है ये सब, तो उन्होंने चुना गावस्कर, सचिन, लक्ष्मण रखा उन्होंने, आई थिंक कोहली, तो लक्ष्मण, कोहली, गावस्कर, सचिन, शायद सहवाग, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था। तो जब वो नाम ऐसे सोच रहे थे तो किसी ने बोला अरे द्रविड़ भी था। नहीं नहीं द्रविड़ नहीं, वो ऐसे बड़े ब्लॉक करते थे वो। तो मेरा तो सर ही घूम गया। मतलब जब 5 इंडियन बैटर चुने गए, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू सहवाग और लक्ष्मण, बाय द वे मैं आपको वैसे बताऊं, मेरे पसंदीदा 2 बैटर है सहवाग एंड लक्ष्मण, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब अगर मेरी एक फेवरेट 11 हो ना, जो आंकड़ों से ना हो, मतलब आप जैसे कि आपके पसंदीदा इम्पैक्ट, या मतलब जिससे आपको एक कनेक्ट हो जाता है ना, जैसे अरविंदर डिसिल्वा, उनके नंबर्स किसी के साथ ना, मेरा कनेक्ट है, मैं उनको रखूंगा, है ना, मतलब होता है ना कई बार। तो वैसे अब मैं टीम बनाऊंगा तो सहवाग और लक्ष्मण दोनों में रख लूंगा। हो सकता है बड़े बड़ों को बाहर कर दूं, पर अगर आप मुझे बोलोगे टॉप 5 बैटर, तो राहुल द्रविड़, दोनों लक्ष्मण और सहवाग से मैं पहले लिखूंगा। बल्कि एक बहुत बड़ा तबका है जो ये इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करता है, और मैं कई बार उन डिस्कशन में शामिल भी हुआ हूँ कि कौन बड़ा टेस्ट बैटर था, सचिन या द्रविड़, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त डिबेट होती है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी डिबेट है, और कोई एक साइड दूसरी साइड को गलत नहीं कह सकती। मतलब अच्छा खासा डिबेट है, क्योंकि कोई पैमाने में वो आगे, कोई पैमाने में। तो मैं कह रहा हूँ जो शख्स शायद ग्रेटेस्ट की दौड़ में है,
राहुल उसको आप द्रविड़ कैसे आउट 5 में नहीं लिया और वो कह रहे हो ये, तो फिर कई बार मैं ये सुनता हूँ, फिर मुझे लगता है यार चलो, जो लोग, मतलब ये बात तो तय है कि टेस्ट क्रिकेटर होने का मतलब ये नहीं कि आपको खेल की पूरी समझ है। तो कई बार बायस हो जाते हैं सर, वही बात है, कनेक्ट वाली बात है ना। नहीं कनेक्ट, फिर आप टॉप 5 मत नहीं ही रखो, करिए ना। हाँ, आप मेरे को आप कहे माई अब माई playing, फेवरेट, हाँ। तो मैं 5 नाम ऐसे लूंगा जो आंकड़ों में आएंगे नहीं, 20 में नहीं आएंगे। बट वो ऐसे था, मैं मनोज प्रभाकर का फैन था, उनके कहीं आएंगे नहीं आंकड़ों में। भाई वो होता है, मुझे वो अच्छा लगा उस फेज में जो वो करते थे हाँ, यार, कुछ जो खिलाड़ी skill होते हैं, था। जैसे मुझे श्रीशांत बहुत पसंद थे। एग्जैक्टली अब जिस आप तरीके उनको, से आप अपनी शायद टीम बनाओ, उसको डाल दो, बट वो इंडिया की ग्रेटेस्ट में ना आए, बट आपको वो चीज पसंद आई ना। बचपन में जब मैं खेलता था, मुझे टीनू योहानन का एक्शन बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए, तो वो सब चीजें होती है, तो बट वो अलग चीज हाँ, है। वो आपको यार मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उसमें ये थोड़ी आर्ग्यूमेंट है कि उसमें आंकड़े थे, आपको जो पसंद है आप सईद अनवर को मैं ग्रेटेस्ट ओपनर मान लूँ, भाई उनके आंकड़े वैसे नहीं है, बट भाई मैंने उन देखा हमारी बॉलर्स की पिटाई करते हुए जिस अंदाज में किया था यार, मैंने उनको बहुत ऊपर रख दिया। बिल्कुल वही बात है, वैसे ज़रूरी नहीं कि कोई जैसे डोनाल्ड है, अब वही मेरे फेवरेट फास्ट बॉलर में डोनाल्ड में डाल दूं, बट उनके आंकड़े मगरास, स्टेन, बुमराह, इन सब के आसपास भी ना आए, बिल्कुल बट मेरे लिए वो ग्रेटेस्ट थे। तो वो फिर अलग है, वो मेरे को मेरी फेवरेट टीम में यार अरविंदा डिसिल्वा है, मैंने उनको सचिन से ऊपर रख दिया, फर्ज करो आंकड़ों के हिसाब से तो आप नहीं डाल रख सकते, सकते, बिल्कुल। वो चीज़ है। बट जब आप टॉप 5 ग्रेटेस्ट में पिक करूंगा, तो मैं हर चीज़ देखूंगा, मैं अपनी पर्सनल बायस थोड़ी लाऊंगा, मुझे जो पसंद है या नहीं। तो फिर मैं बड़ा हंसा, फिर चलो क्या कर सकते हैं। उनको द्रविड़ बोले बहुत डिफेंसिव, तो T20 की टीम थोड़ी चुन रही है, द वॉल, इसीलिए उनको बोला भी गया भाई, मतलब ही डिजर्व्स टू बी देयर, इसमें कोई डोड़ा। ओवरऑल आंकड़े देख ले, और सबसे ज़्यादा उनकी जो पॉजिटिव फैक्टर है उनके लिए, वो है जिस सिचुएशन में उनके बड़े रहना है, मतलब वो आपको देना पड़ेगा। आप जिस 2011 दौरे की बात कर रहे थे, उसमें भी सबसे स्टैंड आउट बैटर वही थे, 2 शतक थे राहुल द्रविड़। मुझे याद है कई बार जो स्कोर कार्ड दिखाते हैं ना इनिंग्स एंड के बाद, ऊपर द्रविड़, क्योंकि ओपन भी करने आ गए थे बाद में, ऊपर से नीचे तक द्रविड़ हैं, एक साइड से सारे खिलाड़ी हैं। और उसी दौरे में आप लोगों को याद ना, उन्होंने अपना फर्स्ट एंड लास्ट T20 भी खेला था इंडिया के लिए, वो उनका डेब्यू भी था, वो उनका लास्ट मैच भी था, और उसमें उन्होंने 1 ओवर में 3 छक्के मारे थे। यस, तो दूसरी बात, द्रविड़ ना एज अ ODI बैटर बहुत अंडररेटेड है, उनके आप ODI आंकड़े निकाल 22 बॉल्स में 50 है उनके, उस जमाने में जब किसी के नहीं हुआ करते थे, 30 बॉल में नहीं होते थे उस जमाने में। बहुत अंडररेटेड वनडे प्लेयर भी हैं, उनके वनडे स्टैट्स भी आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट सर मुझे याद है, मैं बचपन के दिनों में 2001, 2, 3, 4, 5 जब कैफ भी आ चुके थे टीम में और राहुल द्रविड़ भी थे, तो ODI बैटर के तौर पे होता है ना, डेथ ओवर्स में आप लंबे लंबे छक्के लगाते हो। कैफ और राहुल द्रविड़ की मैं बैटिंग, मुझे याद है बहुत सारे ऐसे मैचों में जहां छक्के चौके नहीं आ रहे हैं, फिर भी ओवर से 10-12 रन आ रहे हैं, वो सिर्फ सिंगल डबल भाग करके ले लेते थे। बिल्कुल, तो ठीक है, मतलब एक्साइटिंग नहीं लगता है ना, आप छक्के ना लगाओ चौके ना लगाओ, बट रन तो आ रहे हैं ना। विराट ने ये दिखाया है, विराट अभी भी देखो आप, उनके सबसे ज्यादा चौके छक्के नहीं होंगे, हाईएस्ट रन होंगे वनडे में अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे। वनडे की बात करें, T20 तो चलो अब बाउंड्री है, क्योंकि उन्होंने इतने सिंगल डबल भागे होंगे, 1 डॉट नहीं खेलेंगे, उसका क्या फायदा, मैंने 3 डॉट खेल ली, चौथे पे चौका मार दिया, फिर 3 डॉट ये चौथे चौका, वो तो दो लिए, फिर 1 चौका ही मारा तो ठक, बिल्कुल आपका मेंटेन रहता है स्ट्राइक रेट, बहुत जबरदस्त, बेहतर ही होता है। नहीं ये तो और इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है, उतनी तारीफ नहीं होती है राहुल द्रविड़ की एज अ वाइट बॉल बैटर नहीं, बट उनकी इंपॉर्टेंस समझते थे सौरव गांगुली भी, इसलिए समहाउ उनके लिए जगह बनाई भी कि आप चलो विकेट कीपिंग करोगे बट आप खेलोगे। तो कई बार ऐसा होता था ना, ऊपर से 3-4 विकेट आपके गिर गए, तो राहुल द्रविड़ हैं वहाँ स्लॉक कर रहे हैं, वो आराम से खेल रहे हैं, एक एक रन जोड़ रहे हैं, फिर आखिर में आकर के रन्स बना दिए उन्होंने। करेक्ट, तो बहुत सही काम करके गए थे राहुल द्रविड़। अरे जबरदस्त प्लेयर, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर्स। यस, ठीक है, तो क्रिकेट की चर्चा हमने मैनचेस्टर से शुरू की और कहाँ कहाँ चले गए, बट यही है क्रिकेट पॉडकास्ट। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब मैनचेस्टर टेस्ट निपट चुका होगा। लोगों के ठीक है, कमेंट्स बढ़िया आ रहे हैं, पिछली बार भी अच्छे चाहते कमेंट्स हैं हम करें तो हम कर देंगे। हाँ कर दूंगा, इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, अगली बार ना शुरुआत में थोड़ा नहीं, कोई इनका टॉपिक वॉपिक सजेशन हो बीच में, हम टेस्ट मैच के वो भी कर सकते हैं, कुछ अलग हट के, ठीक है। जो इनफैक्ट सर उसके बाद, इस सीरीज के बाद बहुत मेजर ऐसा टूर्नामेंट्स है नहीं, तो अपन थोड़ा प्लान करके अच्छे से ऐसे टॉपिक्स पे, हाँ इस तरह के टॉपिक्स पे बातचीत कर सकते हैं अपन। बाकी आपका भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए,
हम उसे कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, फिर धीरे धीरे उस पर बातचीत होगी। बाकी हमारा ये पॉडकास्ट, आज की बातचीत कैसी लगी आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिए। जो लोग सिर्फ ऑडियो पे सुन रहे हैं, अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर शामिल होना चाहते हैं तो वहाँ भी स्वागत है। लिंक मैं चिपका दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।